हेलो मेरे प्यारे व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इंडिया जापान से काफी कुछ लेता है, काफी कुछ सीखता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स, टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा। पर आज मैं एक ऐसी चीज के बारे में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो कि मैं सोचती हूँ वी एज अ सोसाइटी हमें जापान से अडॉप्ट करनी चाहिए या सीखनी चाहिए, एंड दैट इज काइंडनेस या दयालुता। तो जापान के हार्डवर्क और ईमानदारी के बारे में तो काफी बातें आपने सुनी होंगी, बट आज एक पर्टिकुलर ट्रेट के बारे में ही बात करना चाहूंगी मैं, दैट इज काइंडनेस। और मैंने क्या फील किया जापान में, मेरे साथ क्या क्या इंसिडेंट्स हुए, मैंने सोचा आपके साथ मैं शेयर करूं। और एक बात मैं आपको बता दूं कि आज की वीडियो का मोटिव बिल्कुल भी किसी कंट्री के बारे में बुराई करना या उसे बुरा दिखाना या किसी कंट्री को बहुत ज्यादा अच्छा दिखाना, ऐसा कोई मोटिव नहीं है। क्योंकि हर कंट्री में बुरे और अच्छे लोग होते ही हैं, पर मेरा ये मानना है कि किसी भी जगह से, कंट्री से या लोगों से कहीं से भी ज्ञान और अच्छी बातें अगर मिल रही हो तो उसे बटोर लेना चाहिए। तो मुझे भी कुछ ऐसा जापान में लगा कि मेजोरिटी ऑफ पीपल मुझे यहाँ पे काफी काइंड लगे एज कम्पेयर टू इंडिया। तो कुछ ऐसे ही इंसिडेंट्स जिन्होंने मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया कि अभी कितना कुछ है हमें जापान से सीखने के लिए हमारे पास। तो कुछ ऐसे ही इंसिडेंट्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। शायद इससे हम भी थोड़े से और काइंड हो जाएं सोसाइटी के लिए और अपने आसपास के लोगों के लिए। तो इसी मोटिव से मैंने सोचा कि मुझे वीडियो बनाना चाहिए और आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। तो एक इंसिडेंट मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। लास्ट मंथ कुछ ऐसा हुआ कि मैं मार्केट गई थी और एकदम से बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। यहाँ पर एकदम से बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर जैसे इस तरीके से रोड थी और मैं रोड के इस तरफ खड़ी हुई थी, शेल्टर सा बना हुआ था, उसके नीचे मैं वेट कर रही थी बारिश रुकने का। और ऐसे रोड थी और यहाँ पर रेड लाइट थी। तो कोई टैक्सी में ड्राइवर जा रहा था, तो उसने मुझे या तो देखा होगा, जब तक पहुंचा वो रेड लाइट हो गई। तो रेड लाइट पे वो रुका और उसने मुझे पहले से ही मतलब देख लिया होगा। तो रेड लाइट जैसे ही हुई एकदम से उतरा, अपनी डिक्की की तरफ भागा और फटाफट से एक अम्ब्रेला निकाला और मेरी तरफ भागा। तो मुझे एकदम से दिया और कहता ये रख लो, ये रख लो। तो मुझे समझ नहीं आया। मैंने कहा कि ओल्ड था, 60-70 ईयर्स का था। तो मुझे मेरे दिमाग में आया पता नहीं इसके पास भी होगा अम्ब्रेला अपने लिए या नहीं। तो मैं उसके पीछे भागी कि नहीं नहीं, आप रखो, मुझे नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, मैं थोड़ी देर में चली जाऊंगी, बारिश रुक जाएगी। तो वो फिर मेरी तरफ भागा कि नहीं नहीं, आपको भी ज्यादा जरूरत है, मैं तो टैक्सी में जा रहा हूँ, तो मेरे से ज्यादा आपको जरूरत है। और वो दे के भाग गया फटाफट। इतनी देर में ग्रीन लाइट हो गई, तो जितनी देर में मैं उसको थैंक यू बोल पाती उतनी देर में ग्रीन लाइट हो गई और वो चला गया। तो मैं सोच रही थी उस समय जब मैं घर वापस आ रही थी, तो मैं सोच रही थी कि मतलब मैं, इसलिए मुझे कुछ इंसिडेंट्स ऐसे याद रह गए जो मैं आज आपके साथ बात कर रही हूँ, क्योंकि वो सेम सिचुएशंस मेरे साथ इंडिया में हुई हुई थी और उस समय क्या हुआ था वो मुझे याद आने लगा। तो जब मैं वापस जा रही थी अपने घर की तरफ, तो मुझे याद आया कि एक बार इंडिया में भी ऐसे ही बहुत तेज बारिश हो रही थी और एक आंटी रिक्शे पे जा रही थी और उनका एक्सीडेंट हो गया। तो वो गिर गई, तो लोग इकट्ठे हो गए, तो मैं भी वहीं पे रुक गई कि क्या हुआ। तो इतनी देर में मैं पूछ रही थी आंटी से क्या हुआ। तो एक भैया सा था, पता नहीं लड़का सा था, उसने आंटी को बोला लाओ लाओ आंटी, मैं आपके बेटे को फोन कर देता हूँ। तो आंटी का फोन ले लिया और हेलो हाँ 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 करते करते वो फोन ही लेके चला गया। मतलब एक बंदा एक्सीडेंट हो गया है, इतनी तेज बारिश, परेशानी में है। मैं मतलब सोच रही थी कि कोई परेशानी में भी है तो भी हम उसको सोचते हैं कि कैसे लूट लें। तो कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ। तो फिर मैं सोच रही थी कि ये लोग दूसरों के प्रति सिंपैथी, एम्पैथी इनके पास कहाँ से आती है। तो एकदम से तो ये चीजें डेवलप नहीं होती। तो मैं सोचने लगी कि बचपन से ही मतलब इनके जो मॉरल्स हैं और इनको जो सिखाया जाता है वो छोटे बच्चों से ही शुरू कर दिया जाता है कि दूसरों के लिए आपको कंसीडरेट होना है। तो इसी बात से मुझे एक और इंसिडेंट याद आया कि सेम सिचुएशन इंडिया में हुई थी। मैं मंदिर गई हुई थी, तो जब मैं मंदिर से निकली तो मेरे पास वहां इंडिया में भी स्कूटी थी। तो स्कूटी चला के जब मैं वापस आ रही थी तो मैं थोड़ा सा गलियों में भटक गई, मुझे थोड़ा सा रास्ता नहीं समझ आया। तो वहां पे 5-6 लड़के अपनी साइकिल्स पे थे, छोटे ही थे, 8
10 इयर्स के थे। तो जब मैं स्कूटी चला रही थी तो वो मेरे आगे आगे 5-6 लड़के थे और मेरे आगे आगे साइकिल जानबूझ के ऐसे बहुत गंदे तरीके से चलाने लगे, और जब मैं रोकूं वो भी रुक जाएं, जब मैं चलूं तो वो इतनी मतलब गंदे तरीके से चला रहे थे कि तेज दौड़ाऊं तो ठुक जाए और रोकूं तो वो भी रुक जाए, मतलब टीज करना, परेशान करना। तो एक बंदा वैसे ही परेशान होता है और ऊपर से दूसरे लोगों को तंग करना, दूसरे के लिए सोचना नहीं। और सेम सिचुएशन मेरे साथ लास्ट ईयर कुछ ऐसा हुआ कि मैं स्कूटी पे जा रही थी इधर जापान में, मार्केट तक जा रही थी, तो मुझे रास्ता समझ नहीं आया कि कहाँ पर है, थोड़ी दूर वाली मार्केट थी वो। तो मैं बीच में रुक गई, तो वहां पर 5-6 लड़के खेल रहे थे, लड़के थे, लड़कियां थी, छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे, वो होंगे कुछ 6-7 इयर्स के होंगे। तो वो खेल रहे थे उधर, तो मैं रुक गई, मैं इधर उधर देखने लगी, मुझे रास्ता नहीं समझ आ रहा था। तो उन्होंने मेरी तरफ देखा, मेरी तरफ भाग के आए, तो बोले कि क्या हुआ, कुछ हेल्प कर सकते हैं हम? तो मैंने सोचा बच्चे हैं ये, क्या हेल्प करेंगे। फिर भी मैं बहुत परेशान थी क्योंकि दूसरे देश में गुम होना थोड़ा ज्यादा डर लगता है। तो मैंने बोला कि मुझे ऐसे ऐसे जाना है, और यहाँ पर बहुत ज्यादा रौनक भी नहीं होती है, सुनसान सड़कें ज्यादा होती हैं। तो उन्होंने मुझे रास्ता बता दिया कि ऐसे चले जाना, ऐसे चले जाना, रास्ता बता दिया। मैंने कहा चलो ठीक है, चलने लगी मैं। तो उनके दिमाग में पता नहीं क्या आया कि पता नहीं इस बिचारी को मिलेगा रास्ता या नहीं मिलेगा, तो उन्होंने मुझे ऐसे बोला चोत्तो मारते, मतलब 2 मिनट रुको, 2 मिनट रुको। तो भाग के गए, अपने घर गए और अपनी अपनी साइकिल्स निकाल लाए। तो बोले कि हमें फॉलो करो। तो वो आगे आगे चलते गए और 5-10 मिनट तक, जब तक मतलब जो रोड मुझे प्रॉपरली मेरे डेस्टिनेशन तक पहुंचा देती, जब तक मैं उस रोड पे नहीं पहुंच गई, वो आगे आगे साइकिल्स पे मुझे वहां तक छोड़ के आए। तो तब मैंने ये सोचा कि मतलब अभी 6-7 इयर्स के बच्चे हैं ये, और इन्होंने इतना सोचा कि इसको पता नहीं रास्ता मिलेगा या नहीं, हम इसकी हेल्प कर दें। पेरेंट्स कोई नहीं थे आसपास, क्योंकि यहाँ पे काफी सेफ है, तो बच्चे अकेले ही साइकिल पे जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे अकेले खुद ही स्कूल जाते हैं। तो मुझे तब रियलाइज हुआ कि छोटे से ही बच्चों के अंदर काइंडनेस डालना कितना इम्पोर्टेंट है। क्योंकि चाहे सब्जेक्ट एक कम है, इंग्लिश इनको 1st to 5th तक नहीं पढ़ाई जाती, 6 से ABCD सीखते हैं ये, हमारी तरह बचपन से ABCD नहीं सिखाया जाता इनको। पर चाहे एक सब्जेक्ट कम है, पर ऐसा सब्जेक्ट जो लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, संस्कारों का सब्जेक्ट, वो इनको बचपन से ही सिखाया जाता है। तो ये बहुत जरूरी है कि पढ़ाई थोड़ी कम भी हो चलेगा, पर काइंडनेस बच्चों के अंदर डालना कितना इम्पोर्टेंट है, वो ही चीज आगे जाके बढ़ती है, और बड़े लोगों में वही चीज हमें देखने को मिलती है। अब जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कर लिया, और पीपल आर लाइक, इट इज बीइंग सेड दैट करण जौहर वाज एट फॉल्ट और पीपल वर अनकाइंड टू हिम। पर अब हम करण जौहर का कुछ नहीं कर सकते, या हम जो ऐसे लोग हैं दूसरे जो बुरे रहे होंगे उनका हम कुछ नहीं कर सकते। पर द लीस्ट वी कैन डू इज कि हम अपने घर में जरूर छोटे बच्चों को या अपने आसपास के लोगों में जरूर काइंडनेस इनकलकेट कर सकते हैं, अपने बच्चों को जरूर काइंड होना सिखा सकते हैं। मुझे एक बात अभी याद आई कि मैं जिस स्कूल में पढ़ती थी, जो भी मेरे स्कूल के दोस्त ये वीडियो देख रहे हैं उन्हें याद होगा कि जिस स्कूल में पढ़ती थी उनका जो गेट कीपर थे, एक अंकल जी थे, सरदार जी थे वो। तो मैं जब स्कूल जाया करती थी तो एक बार मम्मी मुझे छोड़ने गई, तो मम्मी ने मुझे कहा कि इन अंकल को नमस्ते या सत श्री अकाल बोला करो, सुबह आपसे बड़े हैं। क्योंकि ऐसे एक बार टकरा गए थे, तो उन्होंने बोला कि इस तरीके से मतलब इनको विश किया करो सुबह। तो मैं जब स्कूल गई तो मैंने अंकल को सत श्री अकाल विश किया, और 2-3 दिन किया, तो वो जो 2-3 दिन थे, उन अंकल के फेस पे जो स्माइल थी वो नेक्स्ट लेवल थी। मतलब जब भी मैं उन्हें विश करती थी तो वो बहुत ही खुश होते थे, और 3-4 दिन बाद उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखना शुरू कर दिया। कि कुछ बोलते नहीं थे वो, बस ऐसे ही जैसे कि खुश रहो, ऐसे हाथ रख दिया करते थे। और सेम कुछ बच्चे ऐसे थे जो आते जाते उनको ओए सरदार, ओए गेट कीपर, ओए चौकीदार, और जानबूझ के जहां पे वो खड़े होते थे उस गेट पे कभी कभी लात मार देना। तो मैं उस समय भी सोचती थी कि उन अंकल को कैसा लगता होगा, ये जरूर मैं सोचा करती थी कि
कुछ कभी भी हम कुछ ऐसा बिहेवियर करते हैं, हम अपने आप को उनकी जगह अगर रख के देखें तो हमें कैसा फील होगा। तो ये चीज भी जापान में मैंने नोटिस की कि विश करना और स्माइल दे के बात करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी काइंडनेस होती है, जो कि यहाँ पर स्ट्रेंजर भी है, अगर वो आपसे कभी टकरा जाता है तो वो आपको कोनिचिवा या ओहायो गोजाइमास या विश करता है स्माइल के साथ, तो आधे से ज्यादा आपका स्ट्रेस तो वैसे ही कम हो जाता है। जिन बच्चों के बारे में जैसे मैं अभी आपसे शेयर किया, तो मैं ये सोच रही थी कि जो वो बच्चे रहे होंगे जो इस तरीके से बिहेव करते हैं उन लोगों के साथ जो कि उनसे थोड़ा कम प्रिविलेज्ड होते हैं, तो वो चीज उनके पेरेंट्स से ही आई होगी। उन्होंने अपने पेरेंट्स को देखा होगा, जो कम प्रिविलेज लोग हैं, आपकी काम वाली आंटी है, आपकी चौकीदार हैं, या जो आपके लिए और जॉब्स करते हैं, तो उनके लिए उनके पेरेंट्स ही कुछ इस तरीके से बात करते होंगे, तो वो उनसे ही सीख रहे हैं। तो हम समाज को तो नहीं बदल सकते, पर द लीस्ट वी कैन डू इज कि हम अपनी अगली जनरेशन को या अपने आसपास जो हमारे क्लोज लोग हैं, जिन जो ऑफेंड नहीं हो जाएंगे, जिन्हें आप सुधार सकते हो, उनमें हम जरूर काइंडनेस भर सकते हैं। ऑब्वियसली मैं कोई महंत नहीं हूं या संत नहीं हूं, कोई कभी सिचुएशन ऐसी होती ही है कि आपको गुस्सा करना होता है या लड़के काम कराना होता है, वो तो है ही, पर बगैर बिना मतलब की जो बदतमीजियां हैं, जो कि हम रियलाइज भी नहीं करते अपनी लाइफ में कि हम दूसरे बंदे को किस हद तक हर्ट कर दे रहे हैं। जैसे कि एक और एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर कॉलेज से निकले या स्कूल से निकले, हर जगह होता है पैम्फलेट्स बंटते हैं, तो यहाँ पर भी कुछ लोग जैसे पैम्फलेट्स बांट रहे हैं, तो बच्चों ने लिया और जरूरत नहीं है तो कह दिया कि ईरानाई थैंक यू, या जरूरत नहीं है, नहीं लिया, और अगर ले लिया तो लेके अपने बैग में डाल दिया। ठीक है, घर जाके फेंक दो अगर यूज का नहीं है। तो ऐसा ही मुझे एक और इंसिडेंट याद आया कि जब मैं इंडिया में थी तो मैं अपना एग्जाम दे के निकली, JLPT का ही एग्जाम था, तो मैं जब दे के निकली तो ऐसे ही पर्चे बांट रहे थे अपने इंस्टीट्यूट्स के। तो एक बच्चे ने क्या किया, वो पर्चा लिया, उससे लिया, भैया से जो दे रहे थे उधर, उसको फाड़ा काफी, उसमें बहुत सारे उसमें फाड़ा और उसके मुंह पे फेंका। तो मुझे मुझे समझ नहीं आता कि क्यों इस बदतमीजी की क्या जरूरत थी। कहीं पर जरूरत होती है जहां हमें लड़ना ही पड़ता है या गुस्सा करना ही पड़ता है, वो दैट इज ऑब्वियस, पर जहां पर जरूरत नहीं है वहां पर अपने से कम प्रिविलेज के जो हैं, जो आपके लिए और जॉब्स कर रहे हैं, उनके साथ बदतमीजी का क्या फायदा है, मुझे ये समझ नहीं आता। और अगर जो भी पेरेंट्स अपने बच्चों में ये चीज डालते हैं कि चौकीदार है, ये है, इसके साथ बदतमीजी चलती है, तो ये जो हम बिहेवियर डाल रहे हैं अपने बच्चों में, ये बिहेवियर जो है ये सिर्फ उस बंदे तक सीमित नहीं रहेगा जिसके प्रति आप बिहेवियर कर रहे हैं, वो आसपास के लोगों में फैलेगा, और फिर हो सकता है कि जब आप बूढ़े हो जाएं तो आपके लिए भी वो उतना ही बच्चा रूड होगा, उसे तब उसका संस्कार जो है वो सामने आएंगे, ना कि ये कि आप पेरेंट हैं या बाप हैं या माँ हैं। उसने सीखा ही वो है कि बदतमीजी ही सीखी है उसने, तो वो आपके साथ भी होगी। तो अगर आप लीस्ट यू कैन डू इज कि एटलीस्ट आगे वाली जनरेशन में हम काइंडनेस डाल सकते हैं। जैसे कि इंडिया में एक और इंसिडेंट मैं बताती हूँ आपको कि कोई वो था, झाड़ू मारने वाला था कि कौन था सड़क पे, तो ऊपर से अंकल बोले कि तेरे को सुनाई नहीं दे रहा, यहाँ से कर वहां से कर। और सेम हमारे यहाँ पे किचन में एक आंटी, जापान में वो साफ करने आती हैं किचन, तो जो यहाँ डॉर्मेट्री का स्टाफ होता है वो उन्होंने कहा क्या ये प्लीज कर दोगे, प्लीज कर दो ये। तो करना दोनों ही सिचुएशन में उस बंदे ने है, उसकी ड्यूटी है, पर जिस बदतमीजी के साथ हमने उसको बोला, तो एक चीज मैं फील करती हूँ जरूर कि अगर हम किसी के साथ नेगेटिव हैं और बदतमीजी कर रहे हैं, अनकाइंड हैं, तो वो नेगेटिविटी हमारे अंदर भी आएगी और हम भी बहुत चिड़चिड़े और गंदे ही रहेंगे। तो उसको तो हम डीमोरलाइज कर ही रहे हैं, उसको तो हम नीचा दिखा ही रहे हैं, उसको कैसा फील हो रहा होगा, पर आप खुद गंदा नेगेटिव हो जाएंगे, आप खुद, आपको पता भी नहीं चलेगा आप कैसे इंसान बन जाएंगे। तो अब जैसे सोच के देखो, आप में से काफी लोग सोच रहे होंगे कि हम जापान जाएंगे तो यहाँ पे भी आप सब तरीके के जॉब्स करेंगे कि झाड़ू भी मार रहे हैं इधर,
और बर्तन धोने का भी काम है, होटल का भी काम है, बेडिंग का भी, सब तरीके का काम करते हो। तो यहाँ पर जितनी इज्जत एक ऑफिसर या मैनेजर को मिल रही है, उतनी ही इज्जत एक गार्ड को मिल रही है या एक बर्तन धोने वाली को मिल रही है, क्योंकि वो उसकी जॉब है। उसे ऊपर या नीचे करके यहाँ पर नहीं देखा जाता है। ऑब्वियसली ये हम सोचे इंडिया में हो जाएगा, ये कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो हमारी मेंटेलिटी वैसी हो चुकी है। तो उसमें कोई इशू नहीं है। अगर आप ऐसा सोचते भी हैं कि वो ऊपर नीचे वो रहेगा, वो नहीं चेंज हो सकता, पर हम इतना कर सकते हैं कि जहां पर बदतमीजी की जरूरत नहीं है, जहां पर किसी को नीचा दिखाने की जरूरत नहीं है, कुछ लोग हाथ ही छोड़ देते हैं, सीधा मार कुटाई पे ही आ जाते हैं। तो आई नो ये बातें आपको बहुत लग रहा होगा क्या ज्ञान है, कुछ है, पर ऐसा कोई मेरा मोटिव नहीं है। मेरा सिर्फ यही मोटिव था कि मैं आपसे शेयर करूं कि जापान में किस तरीके से इंसान को इंसान की तरह समझा जाता है, और छोटे बच्चों से ही काइंडनेस जो है वो बच्चों में डाली जाती है, वो कितनी जरूरी है हमारे लिए। और मैंने देखा यहाँ पे इसलिए लोग बहुत हैप्पी रहते हैं हर समय, मतलब सर पे बोझ सा नहीं रहता। क्योंकि किसी को हम गाली देते हैं या बदतमीजी करते हैं, हमारे सिर पे भी बोझ आता है। तो ये कुछ थोड़े से इंसिडेंट्स थे जो मैंने आपसे शेयर किए। ऐसे ही टेंस ऑफ एग्जाम्पल्स मेरे साथ इंसिडेंट्स यहाँ पे हुए, और मुझे लगा कि जापान के लोग काफी काइंड हैं, और आपको जब जरूरत होती है तो समझते हैं कि ऑब्वियसली हर कंट्री में बुरे अच्छे लोग तो आपको मिल ही जाएंगे, पर ये चीजें मुझे लगा कि हम जरूर सीख सकते हैं। और ग्रीटिंग की, जैसे मैंने आपको बताया कि ग्रीट करना स्माइल करके हर समय, मतलब ये लोग हंस के ही बात करते हैं आपसे, अंदर कुछ भी चल रहा होगा। मैंने कभी ज्यादा ऐसा फटते हुए देखा नहीं, जापानियों को हंस के ही बात करते हैं। तो ये कुछ चीजें थी जो मुझे लगा कि हम सीख सकते हैं। बाकी आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और आपके पास भी कुछ ऐसे इंसिडेंट हैं, अगर आप जापान के रिलेटेड कुछ शेयर करना चाहते हैं, या इंडिया में कुछ ऐसा इंसिडेंट रहा हो, तो जरूर कमेंट करके मुझे बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।